क्या हाल है साथियों। मैं विकास तोमर आपके अपने ट्रस्टवर्दी चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपके समक्ष लेके आ गए हैं 6 मई का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपीएससी और अदर स्टेट पीसी एग्जामिनेशन से संबंधित जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस के इनके एग्जामिनेशन होते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हैं वो हैं प्रोनिंग हाउ, मतलब आप लोग ने आजकल देखा हो कि ऑक्सीजन की जो है ब्रीदिंग अच्छे से हो उसके लिए प्रोनिंग एक्सरसाइज बताई जा रही है। उल्टा लेटना, ठीक है, पेट के बल लेटना और सारी चीज़ें, इसके बारे में जानेंगे। यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी, इसको कंफ्यूज मत होना आप लोग। यूनाइटेड नेशंस आपका कौन सा है, एचआरसी, ठीक है। ह्यूमन राइट्स काउंसिल से कंफ्यूज मत होना, इसको हम लोगों ने पीछे किया था अपने सेशन में। ये है यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज़, ठीक, रिफ्यूजीज़। जैसे कि अभी क्या है कि म्यांमार में जो है मिलिट्री रूल आ गया तो वहाँ से कई लोग इंडिया में भाग के आए। तो क्या चीज़ें हैं पूरी चीज़ जानेंगे। काफ़ी इसमें इंस्टीट्यूशन और जो है प्रिंसिपल की बात करी गई है, सिद्धांत कुछ प्रिंसिपल ऑफ जो है आपका ये रिफ्यूजी संबंधित, तो उसके बारे में जानेंगे। एशियन डेवलपमेंट बैंक पूरा इंस्टीट्यूशन जो है क्या होता है, कौन रहता है, वोटिंग कैसे है, किसकी तर्ज पे बना है, इंडिया का रैंकिंग क्या है, सब कुछ यहाँ पर बताया जाएगा इसमें। आपका इंटरनेशनल रिलेशन से संबंधित है। पार्कर सोलर प्रोब स्पेस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो ये वाला है, ये मैंने पीछे आप लोग बताया भी था। सन क्या जो है ये अब देखो सोलर का प्रूव कर रहा है, यानी सन का जो एक अध्ययन करने के लिए किया गया। पार्कर जो है नाम एक पहला मतलब नासा का एक जो है ये प्रोजेक्ट है जो किसी लिविंग पर्सन पे, जो मतलब जिंदा है और जिन्होंने अच्छा कार्य किया स्पेस की फील्ड में, उनको रखा गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है कि भारत ने जो है आपका डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है उसमें 5G के टेक्नोलॉजी के ट्रायल चालू कर दिए जाएंगे, ठीक। तो ये वाली सारी न्यूज़ है और आज कोई भी इंपॉर्टेंट डे मुझे लगा नहीं। और जो हमारा आप लोग के लिए जेंटल रिमाइंडर, यूपीएससी 2021 और ईपीएफओ 2020 का कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर सिर्फ टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 969606608609 पर, ठीक। अब देखो ये है प्रोनिंग, मतलब ये क्या चीज़ है, कैसे ये कोविड पेशेंट में या फिर अदरवाइज भी जो लोग नहीं भी इसे करना चाहिए जो है याली एक्सरसाइजेस करिए तो आपकी जो है ब्रीदिंग अच्छे से हो जाएगी। तो ये मैंने पिक्चर समझाने की कोशिश करी है ताकि आसानी से पूरा समझ में आ जाए। देखिए 4-5 पिलो ले लीजिए, तकिया ले लीजिए, सेल्फ प्रोनिंग करनी है, ठीक। किस एक जो है बेस्ट अगर ये होगा कि आप 30 मिनट कम से कम जो है आपको इसमें देना चाहिए। और मतलब ये है कि कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बट ये कह रहे हैं अगर आप उल्टा देखिए पेट के बल लेटिए, पहले चीज़ ये एक्सरसाइज स्टार्ट है, ठीक। और आपका 30 मिनट से 2 घंटे तक आप कर सकते हो, अपने बेली पे रहिए। फिर इसके बाद आप जो है करवट लेके राइट साइड में लेट जाइए। फिर ये वाली जो पोजीशन है 60 डिग्री से 90 डिग्री तक पीछे यहाँ पे तकिया लगा लीजिए, ठीक। इस वाले केसेस में भी जहाँ पे आपको बोन वाला जहाँ पे लगे ज़रूरत वहाँ पे आप तकिया लगा सकते हो, ठीक है। फिर ये मतलब ये किया, फिर ये किया, ये पूरा सीक्वेंस है। फिर उसके बाद फिर ऐसे घूम के फिर ये लेफ्ट साइड में करवट ले ली और फिर से वापस जो है इसके बाद से ये वाला मतलब तो ये वाला पूरा जो है चक्र होता है। और खाना खाने के बाद नहीं, किन किन को नहीं करना चाहिए एक्सरसाइज, एक तो प्रेग्नेंट वीमेन, लॉजिकल बात है, ठीक। खाना खाने के हाफ एन आवर के बाद करना चाहिए, उससे पहले नहीं करना चाहिए, ठीक। उतना करो जितना जो है सहनशीलता हो। इसमें देखिए एक चीज़ बड़ी अच्छी बताई उन्होंने कि दिन में जो है 16 घंटे तक आप इसे कर सकते हैं। मतलब कोविड पेशेंट के लिए ये है कि टाइम काटने का सबसे अच्छा वो है। ऑक्सीजन भी अच्छा, ये क्यों कराया जा रहा है ये वाला जनहित में, क्यों आज से पहले सरकार ने क्यों नहीं इस पर ध्यान दिया, ठीक। वो इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन की काफ़ी कमी हो रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की, लोगों के अंदर ब्रीदिंग, कोविड से नहीं मर रहे हैं लोग, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी की वजह से और ऑक्सीजन ना जो है आने की वजह से मर रहे हैं। तो उसकी वजह से क्या है, ये एक्सरसाइज बहुत लाभदायक रही है। और गोरखपुर के एक बंदा है मतलब वो 82 ईयर्स के, उनकी ऑक्सीजन काफ़ी कम हो गई थी, याली एक्सरसाइज उन्होंने करी और ये वेल प्रूवन फैक्ट है कि वो उनकी हालत सुधर गई, ठीक। कोविड से जो है वो लड़के वापस आ गए, बहुत पॉजिटिव बात है ये। और इसमें पिलो विलो आप लगा सकते हो और इंजरी इंजरी ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। तो यही चीज़ जो है यहाँ पे बताया गया है, इम्प्रूव जो है ऑक्सीजन लेवल में हो सकता है। डॉक्टर्स ने ये चीज़ बताई है सेकेंड वेव को से निपटने के लिए। अच्छा देखिए एक चीज़ है आप लोगों के लिए, ये मैं यहाँ डरा नहीं रहा हूँ, बस खाली सतर्क कर रहा हूँ, ठीक। क्योंकि अवेयरनेस ही जो है कई बार जो है आप लोग को जो है किसी ऐसे हादसे से बचा सकती है जो नहीं होना चाहिए, ठीक। तो ऐसा है कि सेकेंड वेव चल रही है और आज जब कल मैं देख रहा था तो गवर्नमेंट की तरफ से मतलब साइंटिफिक एडवाइजरी आ रही थी कि थर्ड वेव भी आएगी और ज़रूर आएगी।
तो इसलिए किसी को मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव था और अब जो है वो नेगेटिव हो गया है, तो हुड़दंग मचाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक, छुट्टा सांड होके घूमने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बात यह है, ये लोकल लैंग्वेज में बता रहा हूँ मैं, कि सिंपल सी बात यह है कि आपको जो है इससे प्रोएक्टिवली प्रिकॉशन सारे, मास्क पहनिए, जो है आप सैनिटाइज़र लगाइए, डिस्टेंसिंग करिए, सोशल डिस्टेंसिंग करिए, ये सब करते रहना है, प्लीज़ करिए। ये हम्बल रिक्वेस्ट है। आप लोग मेरा परिवार हो, और आप लोग और परिवार में किसी एक सदस्य का भी अगर स्वास्थ्य बिगड़ता है तो पूरा परिवार डिस्टर्ब हो जाता है, ये बात समझना बहुत ज़रूरी है। प्रोनिंग जो है मेडिकली अप्रूव्ड है, ये सारी चीज़ें। एब्डोमेन पे आप रहिए। अभी गोरखपुर वाला जो है बंदा था, मैंने आपको बताया, इसकी जो है काफ़ी अच्छी हो गई ऑक्सीजन। इन्होंने क्या है कि कहीं पढ़ा था इंग्लिश दिल्ली में, और वहाँ से फिर इन्होंने पढ़ के एक्सरसाइज को फॉलो किया, और काफ़ी इनका जो है फ़ायदा हुआ। और ये एक्सरसाइज जो है आपका करने से लोगों को ऑक्सीजन बढ़ रही है, और लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन जो है उसकी जो है ज़रूरत नहीं पड़ रही। ठीक, पिलो विलो का यूज़ कर सकते हो, जो मैंने आपको जो है पिक्चर में बताया। ठीक, 30 से या 2 घंटे तक ऑक्सीजन लेवल जो है सेचुरेशन आपको चेक करना होता है। देखिए, आप लोग ऑक्सीमीटर ले आइए अगर, तो 30 सेकंड तक वो आता है। उसमें दो चीज़ें आती हैं, लोग घबरा जाते हैं हार्ट बीट रेट को देख के। उस वो हार्ट बीट रेट जो है आपके 65 से लेके 110 तक चली जाती है अगर हार्ट बीट बहुत ज़्यादा है। ऑक्सीमीटर का यूज़ कैसे करें ये मैं बता रहा हूँ। ऑक्सीमीटर का देखिए, एक चीज़ ये भी है कि आपको जो है, आप कहीं से आए एकदम दौड़ते भागते हो, फिर आपने तुरंत ऑक्सीजन मीटर नहीं चेक करना है। आराम से रिलैक्स होइए, 5 मिनट के बाद जो है हार्ट बीट जब थम जाए थोड़ा सा ऑक्सीजन, तब करिए। ठीक, और उसमें भी 30 सेकंड का ये होता है। जिस भी उस पे एक तो हार्ट बीट रेट आपको देगा, दिखाई देगा उसमें, और दूसरा ऑक्सीजन वाला दिखाई देगा। तो ऑक्सीजन वाला 90 के ऊपर ही होगा जहाँ तक है। हार्ट बीट वाला 65 से लेके 110 तक चला जाता है। तो वो डिपेंडिंग ऑन कि कैसा आपका जो है, आप कोई जो है एक्सरसाइज है फिर वो तो नहीं करके आए हो। तो जो 30 सेकंड में जो वाली ऑक्सीजन वाली जो रीडिंग 5 सेकंड तक स्टेबल आ रही हो, उसको बोलेंगे ऑक्सीजन सेचुरेशन। 94 के बिलो नहीं होनी चाहिए, और गुड वेंटिलेशन आप लोग मिलना चाहिए, ताकि जो है लंग्स में एल्वियोली, क्योंकि लंग्स किससे बना होता है यूनिट से, एल्वियोली से। ठीक, और जो मतलब उसके अंदर फिर ब्रीदिंग अच्छे से हो सकती है। अच्छा, आप लोग से ये कमेंट करके आप लोग को बताना है कि किडनी का बेसिक यूनिट क्या होता है, ये मैंने पीछे अभी बताया था। ठीक, और हमें कब अवॉइड करनी चाहिए वो मैं बता चुका हूँ। प्रेगनेंसी में, कार्डियक प्रॉब्लम हो, हार्ट की प्रॉब्लम हो। ठीक, खाना खाने के जस्ट आधे घंटे में नहीं करना चाहिए। और अलग जो ऑक्सीजन लेवल को सुधारने के लिए, एक तो ये प्रोनिंग वाली एक्सरसाइज हो गई, और कौन सी एक्सरसाइज हो सकती है, डीप ब्रीदिंग, योनिक प्राणायाम। ठीक, फ्रेश एयर आप लोग को मिलनी चाहिए, और खूब सारा पानी पीजिए। मैं खुद जो हूँ 4 से 5 लीटर पानी रोज़ पीता हूँ। ठीक, बहुत ज़रूरी है। और अच्छा, आयरन रिच जो है फूड आपको खाना चाहिए, जिसमें आयरन ज़्यादा हो। कौन से ऐसे फूड हैं जिसमें आयरन की मात्रा ज़्यादा होती है, और आप लोग को कमेंट करके बताना है कि आयरन की कमी से कौन सी डिजीज़ होती है। ठीक, और मेन और वीमेन में किस में ज़्यादा होती है। ये 3 क्वेश्चन हो गए आपसे आयरन से संबंधित। ठीक, लाइट एक्सरसाइज जरूर करिए, ये सब हेल्थ मिनिस्ट्री ने जो है बताया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है यूनाइटेड नेशंस शरणार्थी उच्चायुक्त, यानी कि यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। अभी दिल्ली हाई कोर्ट जो था मणिपुर का, इसने 6 म्यांमार के लोगों को जो है कह दिया कि आप न्यू दिल्ली तक जा सकते हो, ट्रेवल कर सकते हो, ताकि आप यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी की मदद ले सको। वहाँ पे क्या हुआ, म्यांमार में फरवरी में, वहाँ पे जो डेमोक्रेटिक जो पार्टी थी, या फिर जो डेमोक्रेटिक वाली जो गवर्नमेंट थी, उसको हटाकर मिलिट्री ने वापस अपना रूल कर दिया। ठीक, मिलिट्री रूल को वहाँ पे और क्या बोलते हैं, जनता रूल बोलते हैं। जनता रूल बोल रहा हूँ, जनता रूल मत समझ लेना इसे। ठीक, जनता रूल तो भैया डेमोक्रेसी हो जाती है, जनता रूल है। जनता रूल का मतलब होता है मिलिट्री का शासन हो गया, उन्होंने जो है तख्ता पलट कर दिया वहाँ पे। तो अब यहाँ पे क्या है कि इंडिया ने अब हाई कोर्ट जो है मणिपुर में जो है आप जुड़ता है आपका म्यांमार से, और वहाँ पे उन्होंने कहा है कि हाई कोर्ट ने कि आप चले जाओ, दिल्ली तक जाओ, और इन लोगों को, म्यांमार के लोग जो भाग के इंडिया में आ गए थे, और ताकि आप लोग को जो है अच्छे से वो मिल सके। तो किस उस पे मतलब लीगल बैकिंग क्या है कि मणिपुर के हाई कोर्ट ने ये सब बोला, ये समझना है यहाँ पर। कि उन्होंने देखो ये कहा कि इंडिया यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का हिस्सा नहीं है, पहली बात। ठीक, लेकिन भारत जो है वो आपका मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 का हिस्सा तो है।
इसमें 30 आर्टिकल है, एक बार पढ़िएगा कभी, ठीक। और इसके अलावा इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट 1966 इसका हिस्सा तो है। तो वो कह रहे हैं कि इसका भले ही हिस्सा ना हो यूएन रिफ्यूजी कन्वेंशन का, लेकिन इन दोनों का तो है। और इसके अलावा अनुच्छेद 21 में अगर आप देखोगे तो ये अंतर्निहित है इसमें अंतर, कि हमें जो है किसी भी व्यक्ति को जो हमारे यहाँ आया है, और जैसे म्यांमार से आया इंडिया में, म्यांमार के लोग आए, अपनी जान बचा के तो आए हैं, कि वहाँ पे अगर रहेंगे तो उनका प्रोसिक्यूशन हो जाएगा, उन लोगों को मार दिया जाएगा। तो हम इंडिया की ये जिम्मेदारी है, या फिर किसी भी कंट्री की जिम्मेदारी जहाँ पे ऐसे लोग आए हैं, कि उसको वापस ना भेजें। वापस भेजेंगे तो यार उनको मार देगा ना, यहाँ पे उनको खतरा है। तो ये जो होता है राइट ऑफ जो है नॉन रिफॉल्वमेंट, ये भी अब देखो यहाँ पे हाई कोर्ट मणिपुर ने बता दिया है कि ये आर्टिकल नंबर 21 में अंतर्निहित है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार इसको बताया है, ठीक। ये मैंने आप लोग को राइट ऑफ नॉन रिफॉल्वमेंट ये पहले भी बताया था कि भैया कहीं प्रोसिक्यूशन हो रहा है तो ये जिम्मेदारी जहाँ पे भी लोग ये आए हैं कि आप उनको वापस ना भेजो, ठीक। तो ये चीज़ है यहाँ पर। और पर्पस क्या है यूएनएचसीआर का, ये इस संस्था का पर्पस क्या है, ये हाई कमिश्नर रिफ्यूजीज़ पे। अब जैसे रिफ्यूजीज़ कौन कौन से, कुछ बहुचर्चित जो हैं रोहिंग्याज हो गए, ठीक, म्यांमार ये वाले ये हो गए आपके, और जो है आपका यूघुर्स जो चाइना में चल रहा है, ठीक है ना, ये कई सारी जो है रिफ्यूजी क्राइसिस है, उनके घर में उनको मारा जा रहा है, ये चीज़ है। तो पर्पस ऑफ इसका यही है कि भैया जो अधिकार हैं रिफ्यूजीज़ को, उनको संभाले रखना है, ठीक। और कोई ऐसा बंदा है जो असाइलम सीख करना चाहता है तो उसका भी जो है उसको ये मौका देना चाहिए, ये इंश्योर करता है। अब तो कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। जैसे बोलते हैं ना, माइग्रेटरी लोग कौन होते हैं, जो रुकते नहीं हैं और वो अपना किसी एक प्लेस पे आए, तो एक उनका डेस्टिनेशन प्लेस होता है और एक ओरिजिन प्लेस होता है जहाँ से आते हैं, ठीक। तो बीच में अगर कहीं पे हैं तो ये माइग्रेशन है। जैसे म्यांमार से आ रहे हैं, ओरिजिन प्लेस म्यांमार है, डेस्टिनेशन प्लेस इंडिया है, तो बीच में कहीं पे हैं अगर मान लीजिए किसी कंट्री में, तो वहाँ पे ये माइग्रेटरी पीपल कहलाएंगे, ठीक। अब इंडिया में आ गए और वहाँ रुक गए हैं तो ये रिफ्यूजी कहलाएंगे, शरणार्थी, ठीक। अभी इंडिया ने इसको वो नहीं किया है। अगर इंडिया इनको प्रोटेक्शन देने लगे लीगली, और इंडिया से ये लोग रिफ्यूजी जो है वो खुद से नहीं देता है इंडिया कोई भी, या फिर कोई भी कंट्री, रिफ्यूजी जो आ गए हैं किसी कंट्री में, वो वहाँ पे असाइलम सीख मांगे असाइलम, और वो कंट्री दे दे कि हाँ ठीक है हम आपको जो है सेव करेंगे लीगली, जो है ये सारी चीज़ें, तब वो असाइलम कहलाता है। अदरवाइज वो रिफ्यूजी कहलाएंगे। तो रिफ्यूजी सारे हैं, उसमें कुछ लोग असाइलम वाले हैं, ठीक। ये इस तरीके से आप समझ सकते हो। तो इन्होंने ये भी बोला है कि नॉन पॉलिटिकल और ह्यूमैनिटेरियन, मतलब किसी भी तरीके से रिफ्यूजी का जो है सारे अधिकारों का, और उनको जो है कोई भी पोलिटिसाइज किए बिना और मानवीय उस पर जो है उनकी मदद करनी है, ठीक। और ऐसा सोल्यूशन ढूंढना है, स्थायी सोल्यूशन ढूंढना है रिफ्यूजी के लिए, ताकि वो अपने घर वापस जा सकें खुद अपनी स्वेच्छा से, ज़बरदस्ती नहीं। ज़बरदस्ती वाली चीज़ में क्या हो जाता है, नॉन रिफॉल्वमेंट वाली जो चीज़ है, रिफॉल्वमेंट वाली वो हो जाती है, ठीक। ये मैंने आप लोग को बताया था। प्रोसिक्यूशन का डर है तो यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर रिफ्यूजी जो है यूएन की एजेंसी है, रिफ्यूजी को जो है मदद करती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। और जो भी स्टेटलेस पीपल हैं, वॉलंटरी रिपेट्रिएशन उन पे मतलब चाहती कि वो खुद करें, मतलब जाएं तो खुद से वापस जाएं। सीरिया में देखिए इतना मारकाट मची, आपका पीछे जो है आईसिस था ना, जिसने कई लोग को जो इधर उधर बेघर कर दिया, रिफ्यूजी क्राइसिस हो गई। तो इन सबको जो है मदद करने के लिए संस्था जो है वो कौन सी है, यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजी। इसका हेडक्वार्टर जेनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में, और ये क्रिएट किया गया था 1950 में, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था। उसके बाद रिफ्यूजी कई सारे लोग इधर से उधर गए थे, ठीक, इधर लोग, तो उसमें जो है ये वाली संस्था बनाई गई ताकि इनको रिफ्यूजीज़ का जो है क्राइसिस को जो है अच्छे से निपटा जा सके। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से ही लोगों ने जो है एक तरीके से अपने बॉर्डर्स और ज़्यादा मजबूत किए, और एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाने में काफ़ी दिक्कतें आने लगी। जून 2020 में जो है यूएनएचसीआर के पास करीबन 2 करोड़ रिफ्यूजी का मतलब वो है, ब्यौरा है, मैंडेट है। अगला जो हमारा टॉपिक है, देखिए इंटरनेशनल रिलेशन में ये इंस्टीट्यूशंस जो हैं बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अभी जो हमारी निर्मला सीतारमन जी जो हैं, इन्होंने गवर्नर के कुछ सेमिनार हो रहा था, किस पर, सहयोग होना है रेजिलियंट फ्यूचर पर, ठीक। इसको वर्चुअली अभी वो किया था, एनुअल मीटिंग होती है एडीबी की, एशियन डेवलपमेंट बैंक की, ठीक। एशिया का जो है विकास बैंक, मतलब विकास कार्यों के लिए, विकास कौन से कार्य हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, ये सारे कार्यों के लिए
बैंक जो है ये लोन देता है, ग्रांट भी देता है। लोन में आपको वापस करना है पैसा, ग्रांट में आपको पैसा वापस नहीं करना है। मान लीजिए कोविड के टाइम पे इन्होंने कोई ग्रांट दिया तो ग्रांट इनको वापस नहीं करनी है। ठीक, तो पहले जो है इंडिया जो है हमेशा ग्रांट वो लेता रहता था। पीछे मुझे याद है कांग्रेस के टाइम पे, मनमोहन जी के टाइम पे उन्होंने ग्रांट लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आपको देना तो आप लोन दे दो, हम पैसा वापस कर देंगे, हमें खैरात नहीं चाहिए। तो ये काफ़ी बोल्ड स्टेप था उस टाइम पे। तो ये लोन वोन देकर ये मदद करने की कोशिश करता है। अच्छा, इसमें एशियान डेवलपमेंट बैंक लिखा हुआ, तो इसका मतलब सिर्फ एशिया नहीं है। अब जैसे कि आपने देखा कि एशिया हो गया पूरा, और फिर प्रशांत महासागर है, फिर उसके बाद जो है इधर नॉर्थ अमेरिका इधर। तो इसमें एशिया पैसिफिक दोनों ही की जगहों के लोग, कंट्री के लोग, मतलब कंट्रीज आ सकती हैं। और साथ ही साथ इसमें और भी एशिया के अलावा भी लोग इसमें इसके मेंबर्स हैं। ध्यान रखना, तो सिर्फ अगर बोले कि एशिया के मेंबर्स है तो ऐसा नहीं है। इसमें इस सेमिनार में कौन कौन थे? चाइना, जॉर्जिया, फिलीपीन, नेदरलैंड, 68 मेंबर हैं एडीबी के। ये इन्होंने अटेंड किया था इसको। ठीक, अब देखिए एडीबी जो है, एशियन विकास बैंक जो है, 19 दिसंबर 1966 को, अब इसके फैक्ट्स बता रहा हूँ, सुनते जाना। ठीक, इसके 19 दिसंबर 1966 को ये इस्टेब्लिश किया गया। इसका हेडक्वार्टर जो है मंडलुयोंग मेट्रो मनीला फिलीपींस में है। ठीक, ऑर्टिगैस सेंटर में। इसमें जो है 31 इनके फील्ड ऑफिस भी हैं, और जो है ताकि पूरे वर्ल्ड में, ताकि सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके। ये वर्ल्ड बैंक की तरह काम करता है एडीबी। इसमें वोटिंग परसेंटेज जो है, जितना लोगों ने जो है कैपिटल लगा रखी है, मान लीजिए 100 रुपये थे, 100 में एक कंट्री ने मान लीजिए 10 रुपये लगा रखे हैं, तो उसकी जो वोटिंग की जो वो है, उनके पास जो वोटिंग का शेयर है वो भी 10% हो जाएगा। ठीक, किसी ने 2 रुपये लगा रखे हैं तो 2% हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ है। तो ये भी वर्ल्ड बैंक में भी ऐसे ही वोटिंग होती है। तो कैपिटल कितना आपने लगाया, पूंजी कितनी लगाई, उस हिसाब से आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है। ठीक, और हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग जो बॉडी है इसकी बोर्ड ऑफ गवर्नर है, जिसमें से हर एक मेंबर स्टेट का एक प्रतिनिधि जाता है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर जो है अपना इलेक्शन करता है 12 मेंबर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। ठीक, और 8 जो इसमें से 12 में से 8 जो हैं वो रीजनल एशिया पैसिफिक मेंबर्स होते हैं, बाकी अदर होते हैं नॉन रीजनल मेंबर्स। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिर्फ एशिया के मेंबर नहीं, बाहर के भी लोग होते हैं इसमें। ध्यान रखना। अब इन सब में ये क्वेश्चन जरूर पूछ सकता है यूपीएससी, जिसको आप इग्नोर करके चलोगे। 31 दिसंबर 2019 को देखा जाए तो एडीबी के 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स जो हैं वो कौन कौन है? जापान और यूनाइटेड स्टेट्स बराबर बराबर हैं 15.6% पे। इसके बाद चाइना है, फिर इंडिया है। तो इंडिया कौन से नंबर पे हुआ? चौथे नंबर पे हो गया। फिर ऑस्ट्रेलिया हो गया। एडीबी अपने आप को जो है एक सामाजिक विकास संगठन मानता है, और जिसका उद्देश्य है पॉवर्टी को ख़त्म करना। एसडीजी में पॉवर्टी कौन सा गोल है बताइए? पॉवर्टी को ख़त्म करना, एशिया पैसिफिक में ख़त्म करना है। आर्थिक जो है इसमें ग्रोथ करनी है, इन्वायरमेंटली पर्यावरण सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है, रीजनल जो है इसमें क्षेत्रीय एकीकरण करना है। और ये सब चीज़ें वो किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करके करता है? लोन, ग्रांट, इंफॉर्मेशन शेयरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में, ये इसमें लोन्स देता है, ग्रांट्स देता है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए ये सारे एरियाज हैं जहाँ जहाँ वो काम करता है। ठीक, तो इसी साथ में ये वाला इंस्टीट्यूशन हम खत्म करते हैं। और आज के लिए जो शाउट आउट है, जिन लोगों ने देखिए कंप्लीट आंसर दिए, जितने मैं क्वेश्चन पूछता हूँ वो सारे आंसर किए। कैसे वेनेडियम वाला मैंने पूछा था कि एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, तो वो कई लोगों ने नहीं बताया। जिन लोगों ने बताया और ज़्यादातर आंसर दिए हैं, या फिर कुछ अच्छे वो क्वेश्चंस पूछे हैं, उनको मैंने यहाँ पे ऐड किया है। उमेश बंसल जी ने जो है, जब मैंने आर्टिकल नंबर 164 वाला क्वेश्चन जो है टॉपिक पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, जिसका जवाब मैंने यहाँ पे कमेंट करके बताया है। इसको पढ़िएगा, काफ़ी जो है ऐसे आप लोग क्वेश्चन पूछ के अपने, और ऐसे अच्छे डाउट पूछना। जैसे होता है कोई टॉपिक आप पढ़ो तो सीधे ये नहीं, अरे सर बता दीजिए क्या चीज़, एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसे मत करिए। आप लोग डाउट पूछिए, पढ़िए, पढ़ के कोशिश करिए क्या पूछ रहा है, जैसा कि एग्ज़ाम में आपको करना होगा। और फिर डाउट पूछिए, ताकि मैं आपको वो चीज़ बताऊं जहां आपको दिक्कत है, आपकी मेहनत लग रही है, और फिर आप जो है ज़्यादातर खुद से चीज़ समझने की कोशिश करो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बाद मोहित मिश्रा जी ने भी बहुत अच्छा आंसर दिया है। सारी चीज़ें इसमें वेनेडियम का इन्होंने ये सब बताया है। हर्षिता पाठक जी ने जो है यहाँ पर सारी चीज़ें वेनेडियम ये सब भी बताया था। अर्थ डे क्या होता है सारे, इन्होंने जो ये अनपेड केयर वर्क वाले पे बहुत अच्छा एक बैलेंस्ड आंसर दिया है। ये आप अप्रोच इसको ज़रूर पढ़ के एक बार देखिएगा जूम करके, कि इन्होंने दोनों चीज़ें बताई हैं कि अगर व्यूमन को हम पैसे देते हैं, उस चीज़ के लिए मोनेटाइज करते हैं, तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव है,
और नहीं देते हैं तो क्या पॉजिटिव नेगेटिव। दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच और मेंस में काफ़ी ज़्यादा फायदा इनको करने वाला है। और बाकी जिन लोगों ने, ऐसे कई लोगों ने दिए थे, बहुत अच्छे आंसर्स हैं। आयुषी द्विवेदी जी ने, कोमल जी ने, कई जो है आपके रोहित ने और भी लोग ने किए थे, बड़े अच्छे आंसर लिखे हैं। लेकिन वो कंप्लीट अगर हो जाते तो यहाँ पे उसको जोड़ा जाता। ठीक, वैसे भी मैं टॉप 3 जो कमेंट्स मुझे लगेंगे मेरे अनुसार, मैं उनको यहाँ पे लूँगा। शाउट आउट है आप लोग के कमेंट के आंसर करने के लिए। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद और इसी तरीके से आपकी जो है नॉलेज भी लगातार बढ़ती रहे। जय हिंद। देखिए आगे वाला जो हमारा टॉपिक है स्पेस टेक्नोलॉजी से है, साइंस से। यहाँ पे क्या हुआ है, पार्कर सोलर प्रोब जो है, ठीक, अब देखो सन की तरफ ये पार्कर सोलर प्रोब जा रहा है। ठीक, मरकरी है, वीनस है, अर्थ है। अब ये तो पता ही है कि अर्थ से जा रहा है, नासा का ये प्रोजेक्ट है। सन का जो एटमॉस्फेयर है उसको इसे जो है पार्कर सोलर प्रोब को PSB इसको बोलें, तो ये इसको यहाँ जा रहा है। तो यहाँ पे इसके जो एटमॉस्फेयर है सन का, उसको जो है इसको वो करना है, स्टडी करना है। ठीक, अब ये इसको होते हुए क्या है कि ग्रेविटी का जो ऑर्बिट होते हैं उनके इस प्रोब को जाते जाते क्या कर रहा है कि वीनस के थ्रू निकल रहा था। ठीक, तो वीनस के थ्रू, इसके वीनस के एटमॉस्फेयर से कुछ चीज़ें इसके जो टूल्स लगे हुए उसने कैच करी और उससे जो क्या चीज़ें हैं वो यहाँ पे बताई गई हैं। ठीक, हालांकि यहाँ पे पार्कर सोलर प्रोब का जो मेन उद्देश्य है सन की जो साइकिल होती है, ठीक, 11 साल की साइकिल होती है। पहले समझ लो एक फैक्ट, पहले मैं यहाँ पे सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें नीचे में एक साथ यहाँ बताने में आपको समझ में आएगा। 11 साल की सन की साइकिल होती है, उसमें क्या होता है, सोलर मैक्सिमम होता है और मिनिमम होता है। ठीक, किस चीज़ का मैक्सिमम मिनिमम होता है, सोलर सन स्पॉट्स, ये वो मतलब काले काले धब्बे से पड़ जाते हैं यहाँ पर। जैसे मान लीजिए सन है तो कहीं पे जो है मान लीजिए यहाँ पे जो है काला धब्बा, तो इसको सन स्पॉट बोला जाएगा। और यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो उसके आसपास से कंपैरिजन में कम होता है। क्यों, ऐसा माना जाता है कि यहाँ पे जो है हीटिंग जो है कैपेसिटी कम हो रही है, तो सोलर स्पॉट बोला जाता है। दूसरा सोलर फेयर्स हो गया, एक तरीके से सोलर की सन की सतह पर बहुत ज़्यादा वो जो है लावा गरम गरम टाइप का जो है वो हीट फेंकता रहता है। मान लीजिए फुलझड़ी जला रहा हो या फिर अनार फेंक रहा हो, जो दिवाली में यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसको सोलर फ्लेयर बोलते हैं, फ्लेयर। ठीक, तो ऐसे फ्लेयर वैसे वैसे भी चिंगारी या फिर उस टाइप को बोलते हैं। तो ये जो सन की साइकिल है, एक बार सन मिनिमम ये होता है, सोलर मिनिमम होता है, तब सन स्पॉट और सोलर फ्लेयर की जो एक्टिविटी वो कम हो जाती है, सोलर मैक्सिमम में ज़्यादा हो जाती है। अगर सोलर स्पॉट ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर गिरेगा। ये तो समझ में आ गई ना बात। तो ये सबको जो है प्रोव करने के लिए पार्कर सोलर प्रोब जा रहा था। इसने वीनस के जब वायुमंडल से गुजर रहा था, क्योंकि क्या है कि धीरे धीरे ये इसके ऑर्बिट से होते हुए, जब ऑर्बिट चेंज करते हुए फिर इसके सन के ऑर्बिट में आ जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने चेक किया, उन्होंने कहा कि यार इसका जैसे अर्थ के एटमॉस्फेयर में क्या है, सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर है, फिर उसके बाद आपका स्ट्रेटोस्फियर है, फिर मेसोस्फियर है, फिर थर्मोस्फियर है, फिर उसके बाद आयनोस्फियर है। ऐसे ही है ना। आयनोस्फियर में क्या होता है कि जो आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस, नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो उसी तरीके का आयनोस्फियर जो है पार्कर सोलर प्रोब ने वीनस के वायुमंडल में भी देखा है। तो ये सिमिलैरिटी है। ठीक, अच्छा ये बताइए कि वीनस की जो है एक खासियत है कि जो है सबसे ज़्यादा ये, एक तो ये चमकीला है। ठीक, और ये उल्टा स्पिन करता है। मान लीजिए बाकी सब ऐसे स्पिन कर रहे हैं, मतलब रोटेट कर रहे हैं अपनी धुरी पे, बाकी प्लैनेट, ये उल्टा करता है। ठीक, तो दो दो जो मैंने कथन बताए, ये क्या सही है, या पहला सही है दूसरा सही गलत है, या दूसरा सही है पहला गलत है, या दोनों सही है या दोनों गलत है, इसका आंसर आपको देना है। क्वेश्चन समझ में आ गया, नहीं तो फिर से बैक कर लीजिएगा 10 सेकंड। तो ये पूरी चीज़ है, यहाँ पे इन्होंने वीनस का बताया है। ठीक, तो फाइंडिंग जो है इसको, अर्थ की तरह ही वीनस के पास भी इलेक्ट्रॉनिकली चार्ज आयनोस्फीयर होता है, जिसमें कि हम रेडियो वेव्स और ये सारी चीज़ें एमिट कर सकते हैं और कम्युनिकेशन में काफ़ी यूज़ आता है। जो आयनोस्फीयर है, आयनोस्फीयर में हम भेज के वहाँ से जो है आप रेडियो वेव्स के ज़रिए कम्युनिकेशन कर सकते हैं आपका, जैसे मोबाइल वोबाइल, ये सारी चीज़ें। इम्प्लीकेशन क्या है आपका कि वीनस से जाते हुए अर्थ की तरीके से, मतलब अर्थ का, क्योंकि वीनस को ट्विन माना जाता है। और इसमें देखिए वही सारी चीज़ें फिर से बता रहा है। पार्कर के कुछ पेलोड है, इंस्ट्रूमेंट है, जिससे इसने इसको किया है। प्लाज्मा वीनस का जो है आयनोस्फीयर, माना वीनस में आयनोस्फीयर है, ये पार्कर के फील्ड्स ने इसको डिटेक्ट किया है। सिंपल सी बात है।
डेटा अगर कंपेयर करें रिवील करता है कि एनोस्फियर जो है वो सन की एक्टिविटी जो सोलर साइकिल है उसके अनुसार वीनस का अपना एनोस्फियर भी वो चेंज करता रहता है। ठीक, रिसर्चर्स ने ये भी बोला है कि वेनोशियन का जो एनोस्फियर है वो बहुत ज़्यादा पतला है, पतला हो जाता है सोलर मिनिमम के टाइम पे, और सोलर मैक्सिमम के टाइम पे जो है वो बहुत ज़्यादा थिक हो जाता है। हो सकता है कि वही जो वीनस है वो अपना एनोस्फियर उसका अपने आप को ढालता हो कि भाई सोलर मैक्सिमम हो गया। ठीक, तो उस टाइम पे जो है सिंपल सी चीज़ है कि वेनोशियन का एनोस्फियर जो है वो मोटा हो जाएगा। ठीक, सोलर मैक्सिमम वेनोशियन आयनोस्फीयर मोटा हो गया, सोलर मिनिमम तो वेनोशियन आयनोस्फीयर पतला हो गया। सोलर मिनिमम मैंने आपको बता दिया क्या चीज़ है। पार्कर सोलर प्रोब जो है नासा का है, 2018 में लॉन्च हुआ था। जो आउटर कोरोना है सन का, ये कोरोना देखिए, जो सन का आउटर एटमॉस्फेयर यानी कि बाहरी जो वायुमंडल है उसको बोला जाता है कोरोना। ठीक, तो आउटर कोरोना, ये कोरोना जो होता है सन का, जब सोलर एक्लिप्स होते हैं यानी कि सूर्य ग्रहण होता है तब ये दिखता भी है। आप लोगों ने देखा होगा कि ये ऐसे ऐसे करके, इसकी फ़ोटो बड़ी अच्छी है, देख लेना एक बार। ठीक, पार्कर सोलर प्रोब जो है ये ट्रैवल कर रहा था और ये सारी चीज़ें मतलब स्टार को मतलब क्लोजेस्ट ऑब्जर्वेशन करेगा। जैसे सन हमारा है, सन को स्टार क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी अपनी लाइट होती है। ठीक, और इसमें पार्कर सोलर प्रोब जो है वो जो है कैसे जा रहा है, वीनस की ग्रेविटी और उसके ऑर्बिट को यूज़ करते हुए धीरे धीरे सन की तरफ बढ़ रहा है। ये मैंने आप लोगों को पीछे भी बताया भी था जब वो लैग्रेंजियन पॉइंट आपको पढ़ा रहा था। ये सोलर प्रोब है, सन का एक जाके करेगा। और स्पेस वेदर पे क्या फोरकास्ट करने में आसानी होगी, नासा का ये प्रोजेक्ट है। ठीक, यहाँ पे फ्लो ऑफ एनर्जी जो है सन से हमें जो मिलती है और किस तरीके से जो है ये सोलर विंड हो गई, मैग्नेटिक फील्ड, प्लाज्मा, मतलब उसका अध्ययन करेंगे तो हमें जो है बढ़िया से बढ़िया ताकि हम फोरकास्ट भी कर सकेंगे भैया कि हाँ वेदर कैसा होने वाला, चेंज होने वाला, कब क्या चीज़ें होने वाली, या फिर आगे कोई ऐसी चीज़ जो हो सकती है जो हमारे लिए ख़तरनाक है तो हम उसको पहले ही जान के हम अपने आप को तैयार कर लें। ठीक, तो सोलर सन का कोरोना मैंने आपको बता दिया कि आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ सन का एटमॉस्फेयर होता है। और ये टोटल टोटल सोलर इक्लिप्स जब होता है तब आप देख सकते हो जब संपूर्ण जो है आपका ये सूर्य ग्रहण होता है तब। ठीक, तो ये सारी चीज़ें यूजीन पार्कर के नाम पे, जो कि लिविंग पर्सन पहला ऐसा प्रोब है और उन्होंने सोलर विंड पे काम किया था। ठीक, ये मिशन 2018 चालू हुआ था और ये अलग अलग साल के ये बता रखे हैं 2025 तक का है। इसका उद्देश्य यही है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है जो कि गर्म करती है कोरोना को और सोलर विंड को जो है एक्सलेट करती है उसके बारे में जानना है। और जो सोर्सेज ऑफ सोलर विंड है, मैग्नेटिक फील्ड है, इन सब की मतलब सोलर का पूरा प्रूफ देखो, अच्छे से जान सको। अगला जो हमारा टॉपिक है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट से है। 5G के ट्रायल के लिए जो है इन्होंने मंजूरी दे दी है। किसको दिया है? 3 तो प्राइवेट प्लेयर हैं आपका, एयरटेल, रिलायंस जियो और वोडाफोन, और एक जो है पब्लिक प्लेयर है यानी कि सार्वजनिक संस्था है MTNL। ठीक, MTNL सिर्फ 2 उसमें है, ध्यान रखना, दिल्ली में और मुंबई में। BSNL बाकी जगह है। ठीक, और इसमें 6 महीने का ट्रायल होगा, 2 महीने तो खाली ये प्रोक्योरमेंट इक्विपमेंट और सब मंगाने और लगाने में लगाएंगे। ये 4 टेलको जो हैं, जैसे इन्होंने, जैसे कि आपका भारतीय एयरटेल ने एरिक्सन के साथ में इनसे मंगाएंगे इक्विपमेंट 5G वाले। जियो जो है नोकिया से, वोडाफोन इंडिया जो है सैमसंग से जो है 5G के इक्विपमेंट मंगाएंगे। ठीक, MTNL ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड ऑफ टेलीमेटिक्स, इनसे जो है 5G के इक्विपमेंट लेगी। ये गवर्नमेंट की ही संस्था है, गवर्नमेंट से ही ले रही है। और स्पेक्ट्रम के ये ट्रायल होने से बढ़िया है, जल्दी जो है हम लोग को मिल सकेगी वाली फैसिलिटी भी, जिसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा है यार, मज़ा आ जाएगा कतई। ठीक, और इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन सब को भी, बिग डेटा, इन सबको भी बूस्ट मिलेगा। टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स जो हैं वो, अब देखो इस बार क्या है, जो ट्रायल होने वो सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज़ में नहीं होना है, हमें इसको ग्रामीण और सेमी अर्बन जगहों पे भी करना है इसका ट्रायल, ताकि सभी लोगों के अनुसार हम ट्रायल करेंगे और सभी लोगों की डिमांड के अनुसार हम उनको ये वाली 5G की सर्विसेज भी देंगे। ये चीज़ यहाँ पे जानना जरूरी है। ठीक, और इनको जो ये वाले स्पेक्ट्रम दिए जाएंगे जिस पे ये लोग ट्रायल करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी अलग अलग हैं जो इनके पास पहले से हैं, इन एयरटेल के पास, जियो के पास, वोडाफोन के पास में, इस फ्रिक्वेंसी पे इसका भी ये लोग यूज़ करेंगे। अच्छा, एक चीज़ है, क्योंकि मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में पहले काम कर भी चुका हूँ, तो ये है कि आपका जितनी कम फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक, उसकी जो है रेंज ज़्यादा होती है। ठीक,
और जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है तो उसका जो है आपका एनर्जी तो ज़्यादा है लेकिन उसकी रेंज कम हो जाती है। ये तो आप लोग पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक में जो है आपका विद्युतीय चुंबकीय जो स्पेक्ट्रम है उसको प्लीज़ पूरा जरूर पढ़िए, जिसमें कि गामा रेज, एक्स रेज, फिर आपका जो है यूवी रेज हो गया, फिर विजुअल लाइट हो गई, आईआर हो गया, रेडियो, ये सारी प्लीज़ याद करिए। इससे क्वेश्चन बन भी सकता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली भी। 5G जो है लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन LTE जो होता है उसी में एक लेटेस्ट अपग्रेड है। 3 बैंड में होता है, लो मिड हाई फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम में। और ये जो है ये फ्रिक्वेंसी के अनुसार इसके जो यूज़ हैं और लिमिटेशन है ये पता लेते हैं। ये इसकी स्पीड 20 गीगाबाइट पर सेकंड तक जा सकती है। 4G में जो मैक्सिमम स्पीड है वो 1 Gbps की है। और इसमें लो लेटेंसी मतलब देर बहुत ही कम होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। मैक्सिमम हाई क्वालिटी आप लोग कंटेंट देख पाओगे, कर यूज़ कर पाओगे, और वो भी विदाउट बफर। ठीक, बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे होता है ना कि अरे लोड हो रहा है, लोड हो रहा है, वो नहीं चीज़ है। ठीक है, तो इससे एक्सपीरियंस बहुत ही बेहतरीन होने वाला है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में, ऑनलाइन गेमिंग में, सेल्फ ड्राइविंग ड्राइविंग कार्स में और भी चीज़ों में। ठीक, तो ये 5G का सबसे बड़ी चीज़ है। अनलिमिटेड डेटा कैपेसिटी वाली बात हो रही है। 2019 में लॉन्च हो चुका, साउथ कोरिया एरिया में तो चल रहा है। और अगला हमारा सेक्शन जो है वो है कॉमन का ISPCS। इसमें हम क्या करते हैं कि हमसे पढ़ते ही नहीं है, पढ़ के किस तरीके से एग्जाम में फाइनली क्वेश्चन को सॉल्व करना वो भी समझते हैं। देखिए सूत्र मॉडल जो है से संबंधित कौन से कथन सही हैं, तो देखिए सूत्र का फुल फॉर्म जो पहले स्टेट में बताया गया है क्या सही है कि बताइए। ससेप्टिबल, अनडिटेक्टेड, टेस्टेड, पॉजिटिव एंड रिमूव्ड अप्रोच। कोरोना संबंधित कुछ बात हो रही है ऐसा लग रहा है। पॉजिटिव जहाँ बात आ जाती है आजकल, जो है आज देखो कितना ही विडंबना है कि आज के टाइम पे निगेटिव होना, कोरोना नेगेटिव होना वाकई में एक सकारात्मक बात हो जाएगी। तो ये वाली चीज़ है। तो ये वाली जो डेफिनीशन है, जो इसका फुल फॉर्म है, सही है। IIT दिल्ली और मुंबई ने मिलकर इसको बनाया है। देखिए ये गलत है, IIT दिल्ली, इसलिए जो है सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, ये गलत हो गया। सी ऑप्शन का सही हो जाएगा। 3 पैरामीटर पे काम करता है और पेंडेमिक जो है उसको प्रिडिक्ट कर सकता है कि अब क्या कोर्स लेगा। मतलब ये IIT कानपुर और हैदराबाद ने मिलकर, ठीक, ये मतलब ऐसा किया है कि कोविड में जो लोग ससेप्टिबल हैं, मान लीजिए जिनको कोविड हो सकता है, अनडिटेक्टेड हैं, अभी डिटेक्ट नहीं हुए हैं, जो लोग टेस्टेड पॉजिटिव हो गए यानी डिटेक्ट हो चुके हैं, और रिमूव्ड मतलब पॉजिटिव होने के बाद जो है निगेटिव हो गए हैं, मतलब कि अब वो जो है स्वस्थ हो गए हैं, जैसे कि मैं हो गया हूँ। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए डेटा निकालेंगे और फिर कोविड किस हिसाब से मतलब इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश की जाएगी कि कैसे बढ़ने वाला है या घट रहा है, कहाँ पे बढ़ रहा है। और तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, बीटा और जो है रीच, बीटा में कॉन्टैक्ट रेट को बताया गया है। सेकंड पैरामीटर इनका रीच है कि किस एक्सपोजर लेवल पे पहुंच गया है, कितने लोग को कहाँ कहाँ। और तीसरा जो है एप्सिलॉन है, मतलब कि रेशियो डिटेक्टेड और अनडिटेक्टेड का, मतलब 100 लोगों में से अगर देखा जाए तो कितने लोग डिटेक्ट हो जाते हैं, कितने लोग डिटेक्ट नहीं होते हैं। अगला जो है काफ़ी जो है लोगों को अच्छा लग सकता है, ये अक्टूबर फेस्ट एक होता है, उससे संबंधित कौन से स्टेटमेंट सही है बताना है। देखिए हर साल अक्टूबर के महीने में 2 हफ्ते के लिए म्यूनिक जर्मनी में ये फेस्ट होता है। ठीक, तो जो है ये सही स्टेटमेंट है कि नहीं, म्यूनिक जर्मनी में होता है क्या? बिल्कुल सही स्टेटमेंट। इसको जो है डिवाइजन, लोकली भी इसको डिवाइजन बोला जाता है, अक्टूबर फेस्ट को डिवाइजन बोला जाता है, ये भी सही है। ठीक, एक दो सही है, तो ये दोनों तो क्रॉस हो गए, डी और ए में से है। तीसरा स्टेटमेंट अगर सही हो गया तो डी होगा, नहीं तो ए होगा। इस वाले स्टेट उसमें क्या है कि काफ़ी ज़्यादा जो है मात्रा में क्वांटिटी में लोग बियर पीते हैं। अब ये समझ लीजिए जो लोग हैं इन जिनके लिए जिनको अच्छा लगता होगा ये, वो बड़े खुश हो गए होंगे। 2013 में एक रिकॉर्ड हुआ है कि भैया मतलब कितने 70 लाख लीटर लोग बियर पी गए। मतलब गजब की कैपेसिटी है भाई। तो ये चीज़ थी। देखिए अब ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि लगातार दूसरे साल कोविड की वजह से ये कैंसिल हो गया है। ये वहाँ के बावेरियन जो कल्चर है उसको दर्शाता है, और 1810 से जो है ये कंट्री में सेलिब्रेट होता चला आ रहा है। तो इसी के साथ में हम लोग को जो है सेशन कंप्लीट होता है। अगर आप लोग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक का बटन तो तोड़ डालना है, और शेयर जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए। और आप लोग को अगर हमारा गाइडेंस अच्छा लगता है और तो आप लोग जो है UPSC के लिए, EPFO के लिए जो है कंप्लीट पेड ग्रुप या फिर टेस्ट सीरीज़ के लिए आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं 8564880530 9696066089 पर। कमेंट देखिए आप लोग करिए, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छे आप लोग मेहनत करके अच्छा अपना एक खुद से जो है इनपुट देने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया बात है। कंप्लीट जितने भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ ना सबका आंसर दीजिए, और टॉप 3 टॉप 4 जो है ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन जो मुझे अच्छे लगेंगे मैं उनको दूंगा, ताकि उसको देखते हुए आप लोग रोज़ सीखते जाओ और इम्प्रूव करते जाओ। ठीक,
ऑल द वेरी बेस्ट है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।